गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। माय नेम इज समता। और बच्चों, क्लास 6 में हम लोगों का कौन सा चैप्टर नंबर चल रहा था? 3 फाइबर टू फैब्रिक। चैप्टर को अच्छी तरह से हम लोगों ने समझ लिया है, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए हैं। किस तरह से जो तंतु हैं वो प्राप्त होते हैं। तंतु दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक तंतु और जंतुओं से प्राप्त होने वाला तंतु। प्राकृतिक तंतु भी दो प्रकार के होते हैं, एक जंतुओं से प्राप्त होते हैं और दूसरे आपके वनस्पतियों से, पौधों से प्राप्त होते हैं। तो अब बिना देरी किए हुए एक बार हम रिवाइज करेंगे पूरा चैप्टर इन वन शॉट, और उसके बाद फिर हम आज एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर नंबर 3 की, फाइबर टू फैब्रिक। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। बच्चों, हम लोगों का चैप्टर नंबर 3 चल रहा था फाइबर टू फैब्रिक, यानी तंतु से वस्त्र तक। ठीक है, तो ये चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा था? इस चैप्टर में आपने पढ़ा था कि देखिए, वस्त्र कई प्रकार के होते हैं। वस्त्र कितने? कई प्रकार के होते हैं। आप अगर किसी मार्केट में जाते हैं, किसी शॉप में, तो वहां पे आपको अलग अलग तरीके की, अलग अलग वैरायटी की, या कह सकते हैं कि अलग अलग कपड़े से बने हुए आपको फैब्रिक, अलग अलग फैब्रिक मिलते हैं और अलग अलग कपड़े से बनी हुई ड्रेसेस आपको मार्केट में मिलती हैं। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग क्यों होती है? क्योंकि वो अलग अलग तंतुओं से बनाई गई होती है। क्योंकि फैब्रिक का जो टेक्सचर है वो डिपेंड करता है उसमें यूज किए गए तंतु पे, फाइबर पे, कि कौन से तंतु का यूज करके बनाया गया है। तो जो तंतु होते हैं, सूती, जूट, रेशमी और ऊनी कपड़ों के धागों को क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। ठीक। और वस्त्र किसे कहते हैं? जिन वस्तु से कपड़े बनते हैं उसको क्या कहते हैं? वस्त्र कहते हैं। यानी कि उसको हम फैब्रिक कहते हैं। जो ड्रेसेस तैयार की जाती है वो किसी फैब्रिक से तैयार की जाती है। ठीक। तागा किसको कहते हैं? कोई जो फैब्रिक है उसको हम जिस तंतुओं से बनाया जाता है ना बच्चों, उसी को यार्न या तागा कहते हैं। रुई क्या होती है? पौधों से प्राप्त होने वाली जो तंतु होती है जिससे आपका फैब्रिक बनता है, सूती कपड़ा बनता है, उसको हम रुई कहते हैं। और वो किसको? वो आपको कपास के पौधे में जो फ्रूट होता है उससे मिलता है। ठीक है। दो तरीके के फैब्रिक बनाने के तरीके होते हैं। एक आपका होता है बच्चों बुनाई और दूसरा होता है बंधाई। तो बुनाई ऐसा होता है कि तागों की जिस विधि से फैब्रिक बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? बुनाई कहते हैं। और जिस विधि से बुनाई करने के बाद उसको बांधा जाता है उसको क्या कहते हैं? निटिंग कहते हैं, बंधाई कहते हैं। कताई किसको कहते हैं? तंतुओं से तागा बनाने की विधि को क्या कहते हैं बच्चों? कताई कहते हैं। ठीक है, स्पिनिंग कहते हैं। अब जिस तरीके से आपके भोजन में विविधता होती है, उसी तरह से वस्त्र सामग्री में जो पहनने वाले कपड़े होते हैं उनमें भी क्या होती है? डाइवर्सिटी होती है, विविधता होती है। यानी अलग अलग तरीके के कपड़े पाए जाते हैं। तो एक तो एक्टिविटी आप कर सकते हैं कि आप एक लिस्ट बनाएं कि आपके घर में, बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर में ही आपके फादर, मदर और आपके सिबलिंग्स, आपके ब्रदर, सिस्टर या दादा, दादी, जो भी लोग हैं, वो कौन से कपड़े पहनते हैं और वो कपड़े जो हैं वो किस फैब्रिक के बने हुए हैं। कौन से कपड़े पहनते हैं और वो किस फैब्रिक से बने हुए हैं। तो उससे आपको ज्यादातर आइडिया लग जाएगा कि कितने तरह के फैब्रिक्स पाए जाते हैं। वस्त्र जो है वो बच्चों तागों से ही बनते हैं। और तागों को किससे बनाया जाता है? तंतुओं से या फाइबर से बनाया जाता है। तंतु दो प्रकार के होते हैं, या तो वो प्राकृतिक होते हैं, नेचुरल, या तो वो कैसे होते हैं? संश्लिष्ट, सिंथेटिक। तो रेशम, ऊन, जूट और रुई ये कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, कपास जिसको कहते हैं। और नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन, ये सब कैसे हैं? ये आपके सिंथेटिक तंतुओं के उदाहरण हैं। रुई और जूट ये दोनों आपको प्राकृतिक तंतु कहलाएंगे, क्योंकि ये आपको मिलते हैं पादप तंतु। ये प्लांट फाइबर कहलाते हैं क्योंकि ये आपको पौधों से मिलते हैं। फ्लेक्स भी आपका प्लांट फाइबर की कैटेगरी में आता है, पर उसका उत्पादन हमारे भारत देश में नहीं होता है। इजिप्ट और मिस्र देशों में किया जाता है और नील नदी के किनारे उसकी खेती की जाती है। ठीक। तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है, स्पिनिंग। और तागों की बुनाई और बंधाई से क्या होता है? वस्त्र बनता है। ठीक है। तो
चैप्टर का पूरा कंप्लीट हो गया है, कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो गया है, एक बार मैंने रिवाइज भी कर दिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज, यानी कि प्रश्नोत्तर करेंगे उसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर्स, क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक, यानी कि जो भी फाइबर्स के नाम दिए गए हैं यहाँ पे, इनको नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स में अलग अलग क्लासिफाई करना है। क्या करना है? अलग अलग क्लासिफाई करना है। तो कुछ देखो, कुछ अलग अलग फाइबर्स के नाम दिए गए हैं फैब्रिक के। कौन से हैं? नायलॉन, वूल, कॉटन, सिल्क, पॉलिस्टर और जूट, जिसे आप क्या कहते हैं? पटसन कहते हैं। हिंदी में आप कह सकते हैं नायलॉन, ऊन, रुई, रेशम, पॉलिस्टर और पटसन। क्या कह सकते हैं इसको हम? नायलॉन, ऊन, रुई, सिल्क, सिल्क को आप रेशम, पॉलिस्टर और पटसन। तो इसका आंसर क्या है? दो बार इस तरह से हेडिंग डालेंगे, नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स। क्या हेडिंग डालेंगे? नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स। अब उसके बाद नेचुरल फाइबर्स वाली कैटेगरी में आप नेचुरल फाइबर्स का नाम लिखेंगे और सिंथेटिक फाइबर वाली कैटेगरी में सिंथेटिक फाइबर का नाम लिखेंगे। तो इनमें में से कौन सा आपका नेचुरल है और कौन सा सिंथेटिक है? तो बच्चों, वूल, कॉटन, सिल्क और जूट, ये चारों आपके नेचुरल फाइबर्स में आते हैं। ये चारों आपके किस में आते हैं? नेचुरल फाइबर्स में आते हैं, यानी कि प्राकृतिक तंतु कहलाते हैं। इन्हीं को आप हिंदी में लिख सकते हैं ऊन, रुई, रेशम और पटसन। ऊन, रुई, रेशम और पटसन, ये चारों मैं रिपीट इसलिए कर देती हूँ क्योंकि जब आप लिख रहे होते हैं तो एक बार बोल देने के बाद हो सकता है आपको ना समझ में आया हो, तो रिपीट इसलिए करती हूँ ताकि आप उसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर सकें। ठीक है? वूल, कॉटन, सिल्क एंड जूट। सिंथेटिक फाइबर्स में आते हैं बच्चों नायलॉन और पॉलिस्टर। सिंथेटिक कॉटन में आपके आते हैं नायलॉन और पॉलिस्टर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य, ये आपको बताना है। ठीक है? तो ए है yarn is made from fibers। यार्न को क्या कहते हैं हिंदी में? तागा कहते हैं। तो तागा तंतुओं से बनता है। यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। बी, स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, या पटसन नारियल का बाहरी आवरण होता है। डी है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। रुई से बिनौले हटाने की प्रक्रिया, बिनौला किसे कहते हैं? कपास के बीज को बिनौला कहा जाता है। तो रुई से बिनौले हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। वीविंग ऑफ yarn makes a piece of fabric। तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। और घ है आपका रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है। सिल्क फाइबर इज obtained from the stem of a plant। सिल्क, फिर से ध्यान से सुनेंगे, स्टेम ये ट्रू है या फॉल्स है? सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ स्टेम ऑफ अ प्लांट। जब मैं ये लाइन बोल रही हूं तो आपको ध्यान देना है कि क्या ये लाइन सही है
या ये लाइन गलत है। आपको क्योंकि इसमें टिक करना है रॉन्ग और राइट पे, ठीक है। लास्ट आपका सेंटेंस है पॉलिस्टर इज अ नेचुरल फाइबर, यानी कि पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है। तो आंसर नंबर 2 देखेंगे, yarn is made from fibers। ये ट्रू है, ये सत्य है। तंतुओं से तागा बनता है, ये कथन आपका सत्य है। स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। तो स्पिनिंग फाइबर बनाने की एक प्रक्रिया है, ये आपका सही नहीं है, फॉल्स। जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। जूट क्या है? कोकोनट की आउटर कवरिंग नहीं है, तो ये कथन आपका कैसा हो गया? असत्य। जूट क्या है? जूट कोकोनट की आउटर कवरिंग नहीं है, बल्कि जूट पटसन पौधे के तने से निकलने वाला तंतु है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। रुई से बिनौले हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। गिनिंग को क्या कहते हैं हिंदी में? ओटना कहते हैं। तो ये आपका सेंटेंस आपका ट्रू है। वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक। धागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, तो ये क्या है? सही है। वीविंग किस पर होती है? हथकरघे पर या विद्युत करघे पर वीविंग की जाती है। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट। क्या है? एकदम फॉल्स। क्यों? जो सिल्क फाइबर होता है, जो रेशम के तंतु होते हैं, वो आपको किससे मिलते हैं? सिल्क वर्म के कोकून से मिलते हैं। जो रेशम का कीड़ा होता है उसके कोकून से मिलते हैं। रेशम का कीड़ा उस कोकून के अंदर होता है, तो रेशम के कीड़े वाला जो कोकून होता है उससे आपका सिल्क के तंतु, रेशम के तंतु मिलते हैं। और रेशम का कीड़ा किस पेड़ पर रहता है बच्चों? मालबरी ट्रीज पर रहता है। आजकल के टाइम में रेशम उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। रेशम विभाग भी है और सिल्क वर्म को पाला जाता है रेशम के उत्पादन के लिए, क्योंकि रेशम के उत्पादन का दूसरा कोई तरीका नहीं है। प्राकृतिक रेशम प्राप्त करने का तरीका है केवल एक, कि रेशम कीट का पालन किया जाए। पॉलिस्टर इज अ नेचुरल फाइबर। क्या पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है? तो इट इज फॉल्स, असत्य कथन है। पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 इज fill in the blanks. Plant fibers are obtained from, plant fibers कहां से मिलते हैं? dash and dash. तो plant fibers are obtained from jute and cotton. जूट और कॉटन से आपके प्लांट फाइबर्स मिलते हैं। एनिमल फाइबर्स आर सिल्क एंड वूल, यानी कि रेशम और ऊन जो हैं ये आपके जांतु वाले तंतु हैं, जांतव तंतु हैं, जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतु हैं ऊन और रेशम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसको नोट करते चलेंगे बच्चों। आप अपनी बुक में भी पेंसिल से लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो लिखा आया है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये आपके बुक में लिखे हुए हैं, तो इस पे आप पेंसिल से इसको लिख सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। पौधे के किस भाग से रुई और पटसन प्राप्त किया जाता है? पौधे के कौन से भाग से कपास या रुई और जूट या पटसन मिलता है? कॉटन आंसर है। कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट। कॉटन किससे मिलता है? रुई किससे मिलती है? कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ द प्लांट called cotton balls. Jute fiber is obtained from the stem of the
जूट प्लांट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। आंसर है जूट बैग्स, रोप्स एंड फुट मैट्स। जूट से कौन कौन सी चीजें बन सकती हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे कि भारत में रुई कपास के फल से प्राप्त की जाती है और नींबू के आकार के ये जो फल होते हैं, जब ये पक करके खुलते हैं तो बिनौलों के साथ यानी कि रुई के बीज के साथ ये रुई देखी जा सकती है। और जो जूट है वो पटसन के तने से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। जो कोकोनट फाइबर नारियल तंतु से बनने वाली 2 वस्तुओं के नाम ये पूछ रहा है। तो नारियल तंतुओं से बनने वाली कुछ वस्तुएं हैं, देखो रस्सी नारियल तंतु से बनती है, कुछ पैर पोंछने के लिए फुट मैट्स होते हैं वो भी आपके नारियल तंतु से बनते हैं, और जूट बैग्स भी आपके नारियल तंतु से बनते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। यानी कि तंतु से तागा बनाने की प्रक्रिया कैसी होती है, तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया के बारे में पूछ रहा है। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस fibers from a mass of cotton are drawn out and twisted. This brings the fibers together to form a yarn. Spinning is done at home using simple devices like hand spindle, या जिसको आप क्या कहते हैं तकली, and चरखा. On large scale, big spinning machines are used. जब थोड़ा धागा बनाना हो तब आप तकली और चरखे का इस्तेमाल करते हैं। वो आज के समय में बच्चों नहीं होता है। आज के समय में किसी के घर में भी आपको तकली और चरखा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन पुराने टाइम में चरखा लोगों के घर में होता था। पुराना टाइम मतलब आप केवल 70-80 साल पहले की बात की जाए, अगर हमारे आजादी के समय की या उसके थोड़ा पहले की, तब चरखी और तकली और चरखा हुआ करता था, और उससे क्या करते थे, तंतुओं से कताई करके धागा बना लिया जाता था। इसको एक बार समझेंगे। आप सबको पता है कि तंतु से तागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज में रेशों को खींच करके क्या किया जाता है, ऐंठा जाता है। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। पहले तागा बनाने के लिए चरखे का इस्तेमाल किया जाता था। आजकल ये काम मशीनों से होने लगा है। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे बच्चों। इसको नोट कर लेंगे, और कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो कल की क्लास में कराए जाएंगे, तो आप पहले ये नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। The process of making yarn from fibers is called spinning. Full stop. In this process, fibers from a mass of cotton are drawn out and twisted. जो कॉटन के गोलक होते हैं, जो कपास के गोलक होते हैं, उनको क्या किया जाता है, उसका देखो सबसे पहले बीज निकाल दिया जाता है। बीज निकालने के बाद उसको खींच खींच के एक साथ किया जाता है। उसके बाद उसमें ट्विस्ट किया जाता है, ऐंठा जाता है उसको।
खींचते हुए ऐंठा जाता है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। और इस तरह से क्या होते हैं, रुई के जो एक पुंज से रेशे जो होते हैं वो पास पास आ जाते हैं और इस तरह से क्या बन जाता है, तागा बन जाता है। आजकल तकली मिलती ही नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा भी सकती थी। एक लोहे की डंडी के आकार की होती थी तकली, जिससे धागा बनाया जा सकता था उसको घुमा घुमा के हाथ पे। और चरखा पुराने टाइम में मिलता था। आज चरखा तो बेटा मैंने भी नहीं देखा है, तकली मैंने इस्तेमाल की हुई है। ऑन लार्ज स्केल बिग स्पिनिंग मशीन्स आर यूज्ड। आजकल बहुत बड़े पैमाने पर कटाई होती है, मतलब कपड़ा बनाया जाता है, तो उसके लिए बड़ी बड़ी मशीन्स का यूज किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। और इस क्रिया में रुई के एक पुंज में रेशों को खींच करके क्या किया जाता है, ऐंठा जाता है और इस तरह से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। पहले जमाने में तागा बनाने के लिए चरखे का इस्तेमाल किया जाता था और आजकल ये काम किससे होने लगा है, मशीनों से होने लगा है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब कभी अगर रुई का कोई तागा जलता है तो उसके जलने से कागज के जलने जैसी स्मेल आती है। तो आपकी बुक का जो कैरेक्टर है बूझो, वो ये जानना चाहता है कि क्या कागज भी पादपों से बना है। ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ती हूँ, अगले सेशन में इसको क्लियर कर लेंगे। कागज भी किससे बनता है बच्चों, तने से ही बनता है, पादपों से ही बनता है कागज। तो बच्चों आज की क्लास में आप सभी ने कुछ क्वेश्चन आंसर्स किए, प्राकृतिक तंतुओं के बारे में, कृत्रिम तंतुओं के बारे में और तागा बनाने की प्रक्रिया किस तरह से होती है, वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया किस तरह से होती है। कुछ क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों ने आज किए और कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको अगले सेशन में करा दूंगी। तो आपका ये चैप्टर नंबर 3 हो जाएगा कंप्लीट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।